नमस्कार, स्वागत है आपका द लाउड इंडिया टेलीविज़न पर, मैं हूँ अशोक वानखड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखड़े। आए दिन खबरें खासकर महाराष्ट्र से आती है, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, कभी गुजरात से, कभी झारखंड से, शायद देश के हर राज्य से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती हैं। महाराष्ट्र में दुर्भाग्य है ये कि मैं उसी जिले से आता हूँ, यवतमाळ, जहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है। किसानों की आत्महत्या जब होती है तो पता पड़ता है कि उस किसान के ऊपर 20,000 रुपए का लोन था। मात्र 20,000 रुपए का। 20 से 50,000 रुपए के कर्जे में किसान बर्बाद हो जाता है। 20 से 50,000 रुपए तक की रकम न दे पाने पे, चाहे कोऑपरेटिव बैंक की हो, चाहे किसी सोसाइटी की हो, चाहे किसी साहूकार की हो, उसको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि वो मर जाता है। यदि आप किसी मोटरसाइकिल का भी आपका या कोई भी जो आप लोन पे चीज़ लेते हैं, उसका 1 हफ्ता भी मिस हो जाता है तो बैंक वाले आपका प्राण ले लेते हैं। आपके घर आते हैं, लोग आते हैं, फ़ोन इतने आते हैं कि आप पागल हो जाते हैं। इतना तमाशा होता है कि आपको भी लगता है कि मैंने कौन-सी बड़ी गलती की कि मेरा 2 इंस्टॉलमेंट रुक गया। ये सब आम आदमी के लिए है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, न्यू इंडिया। यहाँ पे आम आदमी के लिए जो कीड़े-मकोड़े के जैसे हैं, उन्हें 20 से 50,000 के कर्ज में भी जान देनी पड़ती है, इतना प्रताड़ित किया जाता है और बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको पूरा के पूरा करीब-करीब कर्ज़ा माफ़ किया जाता है। ये मैं इस बात से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो खबर है, वो खबर जब मैं आपको सुनाऊँगा तो आपकी आँखें फट जाएँगी। सुभाष चंद्र गोयल, यानी सुभाष चंद्र, कौन है सुभाष चंद्र? ज़ी ग्रुप का मालिक, एसएल वर्ल्ड का मालिक और बाकी कितने धंधे हैं, ये शायद उनको भी गिनती करके बताना पड़ेंगे। सुभाष चंद्र को 22,006 करोड़ रुपए के कर्जे के बदले अब सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए देने होंगे। एनसीएलटी और एचडीएफसी समेत 3 ने विरोध किया, लेकिन सब बेकार। क्या मामला है? ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी का नया भारत है ये। सुभाष चंद्र के खिलाफ कुल 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए के दावे स्वीकार किए गए थे। लोगों के दावे की इतना कर्ज हमने दिया है इसको। इसके मुकाबले उन्होंने केवल 6.5 करोड़ चुकाने का प्रस्ताव दिया और इस 6.5 करोड़ में भी 25 लाख इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी की प्रक्रिया पर आए खर्चे के लिए रखे गए, क्योंकि ये जो दिवालिया घोषित हो गए, ये दिवालिया घोषित होने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस होते है दिवालिया घोषित होने का और फिर कर्जदारों का सेटलमेंट करने का, ये काम किसी एजेंसी ने किया होगा। उसकी फीस 25 लाख रुपए है। इसका मतलब 22,006 करोड़ रुपए 57 लाख का कर्जा चुकाने के लिए कुल रकम 6 करोड़ 25 लाख ही मुहैया करवाएंगे डॉक्टर सुभाष चंद्र गोयल। आसान भाषा में कहो तो कर्ज देने वाली कंपनी और संस्थान को हर 100 रुपए के दावे पर 3 पैसे की रिकवरी होगी। बाकी रकम लगभग 99.97% हेयर कट लगेगा। यानी किसी कर्जदाता का स्वीकार किया दावा 1 लाख का होगा तो उसे मात्र 30 रुपए की रिकवरी होगी। हालांकि मामला अभी औपचारिक आदेश के लिए एनसीएलटी के मूल बेंच के पास वापस जाएगा। तीसरे सदस्य के फैसले से बेंच के 2 सदस्यों के बीच बना मतभेद दूर हो गया और रीपेमेंट का प्लान की मंजूरी का रास्ता साफ हो गया। अब इसमें जो हेयर कट जो शब्द यूज किया उसका मतलब क्या है?
कर्ज यानी इंसॉल्वेंसी के मामले में, दिवालियापन के मामले में हेयर का मत, कट कट का मतलब है बाल कटवाना नहीं होता। इसका सीधा मतलब है कर्जदाता ने जितनी रकम का दावा किया था, उसका एक बड़ा हिस्सा उसे वापस नहीं मिलेगा। एक बड़ा हिस्सा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन इस मामले में तो ये हेयर कट नहीं है, ये शिरच्छेद है। ये तो सीधी मुंडी ही काट दी है, बाल नहीं कटवाए सर के, सीधा गर्दन काट दी। अब इसका जो पूरा खेल है, ये आपको जरा बताएंगे। इस मामले में कर्जदाताओं ने 22,06 करोड़ 57 लाख रुपए के दावे एनसीएलटी की प्रक्रिया में स्वीकार किए गए थे। इन दावों के मुताबिक छह मुकाबले कुल भुगतान अब 6.5 करोड़ रुपए। इसका मतलब कर्जदाताओं की अपनी रकम के करीब 0.03 ही वापस मिल पाएगा। बाकी 99.97% रकम की रिकवरी इस प्लान के तहत नहीं होगी। इस नुकसान को हेयर कट कहा जा रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एडमिटेड क्लेम यानी स्वीकार किया गया दावा क्या होता है। जब दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो बैंक, वित्तीय संस्था और दूसरे कर्जदाता अपनी बकाया रकम का दावा दाखिल करते हैं। उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद जिस रकम को प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, उसमें एडमिटेड क्लेम होते हैं। मतलब मैंने कर्ज लिया, मैं दिवालिया घोषित हो गया, तो मुझे कर्ज देने वाले तमाम लोग अपने कागजों के साथ आएंगे और बताएंगे उस संस्था को कि भैया, वानखड़े के खिलाफ इतना इतना कर्ज हमने दिया था, ये हमारे प्रूफ है, सबूत है, ये कागज है। वो देखने के बाद वो कहा जाएगा कि ठीक है, आपने जो कर्ज दिया वो हम मानते हैं, उसको एडमिटेड क्लेम कहते हैं कि इतना तो कर्ज है, ये स्वीकार किया। सुभाष चंद्र के 6.5 करोड़ रिपेमेंट के ऑफर में 25 लाख आईआरपी का खर्चा है, जिसका मतलब मैंने बताया, जो प्रोसेस पूरा करवाता है, दिवालिया प्रोसेस जिसका जो करवाता है, उसकी 25 लाख रुपए फीस है। मतलब आरटीओ में लाइसेंस लेने जाते हैं तो जो दलाल होता है उसकी फीस देनी होती है, इसी टाइप का मामला होगा। ये ऑफिशियल दलाल कह रहे हैं। आसान भाषा में समझाइए तो आईआरपी वह प्रोफेशनल होता है जो दिवालिया प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक आगे बढ़ाता है। वो कर्जदारों से वादे जितने दावे हैं कर्जदारों से वो मंगवाता है, उनकी दस्तावेज की जांच करता है, बैठकों और वोटिंग की प्रक्रिया आयोजित करता है और ट्रिब्यूनल को जरूरी रिपोर्ट देता है। इस पूरी प्रक्रिया पे खर्च को इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट कहा जाता है। सुभाष चंद्र के ऑफर में इस खर्च के लिए 25 लाख अलग रखे हैं। सुभाष चंद्र का रिपेमेंट प्लान नवंबर 2024 में कर्जदाताओं के सामने वोटिंग के लिए रखा गया था। इस प्रस्ताव को 80.814% वोट मिले थे, यानी वोटिंग अधिकार रखने वाले 80% से ज्यादा कर्जदाताओं ने इस प्लान के पक्ष में वोट किया था। पर्याप्त बहुमत मिलने के कारण प्रस्ताव कर्जदाताओं के स्तर पर पास हो गया था। हालांकि सभी बैंक और वित्तीय संस्था इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। कई बड़े कर्जदाताओं ने इतनी कम रिकवरी वाले प्लान पर आपत्ति जताई। उनका सवाल था कि 22,06 करोड़ 57 लाख के स्वीकृत दावे के मुकाबले मात्र 6.5 करोड़ रुपए का भुगतान कैसा मंजूर किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन थे जिन्होंने बड़ी रकम दी है? एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, ये सरकारी बैंक है, हम लोगों की बैंक है। ये एचडीएफसी बैंक, ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये हम लोगों की मतलब पब्लिक की है। आरएलबी बैंक और यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सरकारी कंपनियां हैं। आईडीबीआई ट्रस्टशिप ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड की तरफ से भी इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। इन सभी विरोध करने वाले कर्जदाताओं की कुल वोटिंग हिस्सेदारी 20% से कम थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। ये होता है कि सपोज मैंने 100 करोड़ कर्ज लिया बैंकों से, 5 बैंकों से या 4 बैंकों से मैंने 100 करोड़ लोन लिया, कर्ज लिया, और 1 करोड़ मैंने 20 लोगों से लिया, जो मेरी जान पहचान कंपनी है, मेरे मित्रों की कंपनी है। किसी से 50,000 लिया, किसी से 10,000 रुपए लिया, किसी से 1 लाख रुपए लिए, 20 लाख रुपए लिए।
वो कुल 5 करोड़ है। वो लोग की संख्या 20 है, 5 करोड़ देने वाले की। 100 करोड़ लेने वाले की संख्या 4 है। मैं दिवालिया घोषित करता हूँ। तो उस प्रोसेस में 25 लोगों को बुलाया जाता है। 20 वो लोग जिनसे मैंने 5 करोड़ लिए, 4 वो लोग जिनसे मैंने 100 करोड़ रुपए लिए। यानी टोटल 24 लोग। 24 लोगों में वोटिंग होता है कि अशोक वानखेड़े क्या कहते हैं बताइए। वानखेड़े जी आप मैं बोलूँगा मेरे पे 105 करोड़ रुपए कर्जा है। मैं सिर्फ 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। वोटिंग होता है। ये जो 20 लोग हैं जिनसे मैंने 5 करोड़ लिए, वो मेरे मित्रों की कंपनियां हैं, मेरे ही रिलेटिव की कंपनियां हैं। कोई मेरे भाई की बीवी की है, कोई मेरे साले की है, मेरे साले के साले की है, मेरे जीजा की है। वो 20 लोग कहते हैं कि ठीक है हमारे 5 करोड़ गए तो गए, हम 5 लाख में खुश हैं। ये 4 लोग कहते हैं कि अरे तो कैसे खुश, हमारा हमारे 25-25 करोड़ रुपए लगे भैया, 100 करोड़ है हमारे। जज साहब कहते कि ना, 20 लोग कह रहे हैं ना 5 लाख रुपए में ठीक है, 5 लाख रुपए में ठीक। ऐसा वोटिंग किया तो ये जो 80% लोगों ने कहा कि हम मात्र 6.5 करोड़ रुपए में तैयार है, वो कंपनियां इन्हीं के परिवारों की कंपनियां हैं। ये खेल हुआ। तो ये 2 लोग, एक होता है टेक्निकल पैनल, एक होता है दूसरा पैनल। मतलब एक लीगल पैनलिस्ट होता है, एक टेक्निकल पैनलिस्ट होता है। जो लीगल पैनलिस्ट होता है वो कानूनी दृष्टि से कहाँ गड़बड़, कानूनी दृष्टि की स्टडी करके अपने निर्णय देता है, और ये फाइनेंस और वो सब देख के देता है। इस दोनों जजों में मतभेद थे। एक कहता था कि 6.5 करोड़, एक ने कहा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अब जब दोनों का जब अलग अलग ये थे तो तीसरे जज को अपॉइंट किया गया, शर्मा जी को। शर्मा जी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि जब 80% लोग तैयार है तो 6.5 करोड़ रुपए एक्सेप्ट कर लो। और निर्णय हो गया 6.5 करोड़ रुपए में 22,006 करोड़ रुपए, 57 लाख का कर्जा गोयल साहब ने उतार दिया। उसमें जो बैंक्स थी बेचारी, जो 20% लोग थे जिनका सबसे ज्यादा मतलब मुझे लगता है 22,000 करोड़ में 21,500, 21,900 करोड़ तो उन्हीं का होगा, बैंकों का। उन्होंने कहा कि माए बाप एक बार इनका फॉरेंसिक ऑडिट करने दो। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? फॉरेंसिक ऑडिट वो ऑडिट होता है कि यदि मैंने आपसे पैसे लिए, मुझे उधार चुकाना है, और मैंने कहा कि यार इस बार धंधा बहुत चल नहीं पाया, मेरा बहुत मुश्किल है इस बार पैसा देना, मैं दे नहीं पाऊंगा। तो जो मेरा देनदार होता है, जो मुझे कर्ज देता है, वो कहता है कि ठीक है अशोक जी, आप कहते हो तो हम मानते हैं, लेकिन एक बार मैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजते हैं एक, वो जरा आपके अकाउंट्स तो चेक करें, वाकई आपने हमसे लिया हुआ पैसा व्यापार में लगाया, उसमें घाटा हुआ, कि वो पैसा आपने कभी बेटे के नाम से कर दिया, कभी पत्नी के नाम से, किसी और के नाम से करके कुछ और काम के लिए उपयोग में लाया हो, ये तो हमको देखना होगा। उसको फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं। तो इन सभी बैंकों ने, जिनका सबसे ज्यादा पैसा अटका हुआ था, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमको इसको फॉरेंसिक ऑडिट करने दो। लेकिन शर्मा जी ने कहा कि आपने लोन देते समय उस एग्रीमेंट में फॉरेंसिक ऑडिट का क्लॉज नहीं था, इसलिए आपको नहीं करने दिया जाता। फिर से मैं बताता हूँ, 20,000 से 50,000 का कर्ज लेने वाला किसान इतना प्रताड़ित होता है कि उसको जान देनी पड़ती है, आत्महत्या करनी पड़ती है। और 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए लेने वाला जी टीवी का मालिक, एसएल वर्ल्ड का मालिक सुभाष चंद्र गोयल, बीजेपी का राज्यसभा नेता, वो सारा 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए का कर्जा
मात्र 6 करोड़ 25 लाख में उतार देता है ना नया भारत? दिस गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल नहीं। ये सरकार लोगों की, लोगों द्वारा लोगों के लिए नहीं। ये सरकार बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये सरकार उद्योगपतियों द्वारा उद्योगपतियों के लिए उद्योगपति की सरकार है। यदि ये मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज पॉलिटिकल यूएस में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।